Hello students, this is PK sir, your chemistry sir. Welcoming you to the first lecture of P block elements, class 11 NCERT chemistry का ये important series inorganic chemistry में this is the very first lecture of this chapter. S block elements के बाद में ये है हमारा next P block elements, ठीक है। तो इससे पहले जो वीडियोस है, इससे पहले की जो पुरानी बातें हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन द जर्नी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, करेक्ट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पी सब शेल होता है, पी सब शेल, इसके अंदर इनका एंटर करता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करता है देन दे आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स होंगे, पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स होंगे। तो आपको पता होगा कि जो पी सब शेल होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 6 होती है। तो इसका मतलब हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर टोटल देर आर 6 ग्रुप्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और आपको पता भी होना चाहिए, सही। चलिए पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम। अब जो एलिमेंट्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट करता है बोरॉन से, ठीक है। और ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन का एलिमेंट जो बोरॉन है, इस बोरॉन का जो ग्रुप नंबर है दैट इज 13। फिर उसके बाद में कार्बन का ग्रुप नंबर 14, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोराइन एंड देन द लास्ट वन इज नियॉन, ठीक है। ये एक ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले एक हीलियम भी प्रेजेंट है, नियॉन के ऊपर एक हीलियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इनका ग्रुप नंबर देखें तो इनका जो ग्रुप नंबर है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी ये 15 होगा, 16, 17 एंड दिस वन इज 18, ग्रुप नंबर 18। टोटल देख सकते हैं आप यहाँ पर देर आर टोटल 6 ग्रुप्स प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हीं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हमें डिस्कस करना है, इन्हीं की हमें क्या करना है? स्टडी करना है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो किसी एक ग्रुप को अगर आपको याद है, किसी एक ग्रुप का मेंबर्स का सभी का नाम याद है, तो फिर आप इजीली आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 13 के अंदर बोरॉन के बाद में नीचे आता है एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंडियम एंड देन नेक्स्ट वन इज थेलियम, ठीक है। ये है फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स, यानी कि फर्स्ट पी ब्लॉक का जो ग्रुप है उसके मेंबर्स, ठीक है, थेलियम तक। अगर आप पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट मानते हैं तो फिर यहाँ पर एक एलिमेंट और आता है, ठीक है। अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर ये जो एलिमेंट है उसको अभी परमानेंट नाम गिवन वाला जो पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ वो नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो उस एलिमेंट को नोमेनक्लेचर कर दिया गया है। चलिए बोरॉन की बात करें। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आएगा 4p1, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5p1 एंड द लास्ट वन 6p1, ठीक है। देखिए इस बोरॉन की अगर हम बात करें तो इसके p में जो इसका 2p है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2p2 वाला जो होगा वो कार्बन का होगा। बोरॉन वाला जो है उसमें कितना आ रहा है? NS में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और NP में यहाँ पर तो 1 आता है, कार्बन के लिए NP2 आता है, नाइट्रोजन के लिए NP3 आता है, ऑक्सीजन के लिए NP4, फ्लोराइन के लिए NP5 एंड नियॉन या उससे वाले ग्रुप के लिए NP6। NH2 सभी में कॉमन है, ठीक है। आप यहाँ पर एक
इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि इन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप बना भी सकते हैं NS2 यानी कि जो n ऑर्बिटल है दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। आप सभी में देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऐसे सब सेल वाला वो फुल फिल्ड है NS2, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है NP में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मिनिमम 1 है, यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल में 1 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 6 है। तो ये हो गया NS2 NP 1 to 6, ये इसका क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कोई इसका एक्सेप्शन है? यस, इसका एक एक्सेप्शन है हमारे पास और वो है हीलियम। तो फिर हम हीलियम को P ब्लॉक में क्यों लें? हम हीलियम को P ब्लॉक में क्यों लें? क्यों ना हम इस हीलियम को जो है आपका ग्रुप नंबर 2 है उसमें रख दीजिए। ग्रुप नंबर 2 के बारे में आपको पता ही होगा, बेरिलियम वाला ग्रुप। बेरिलियम की बात करें तो 1s2 2s2 आता है और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्यों ना इसको हम बेरिलियम को हम ग्रुप सेकंड के साथ में रखें, उसके साथ स्टडी करें। कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न दैट इट इज़ kept, it is present in this group number 18 of this modern periodic table। रीज़न ये है यहाँ पे कि जो हीलियम होता है ये एक नोबल गैस की तरह बिहेव करता है, यानी कि जो बाकी नोबल गैसेज होती है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके जैसा इसका बिहेवियर होता है। इट मीन्स ये बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इट इज़ ए वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ स्टडीड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 18। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में मैक्सिमम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। इनकी हम आयनाइक रेडाई की आपके जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक एडाई, एटॉमिक रेडाई, ये सब बातें करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। उसमें क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और वो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो कैसे अफेक्ट करता है किसको, जो इन एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है उसको ये कैसे इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसलिए हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है जो एलिमेंट है उसके आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, या जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या उसको हम ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। करेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसके साथ में कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ अदर देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पी ब्लॉक है वो एक बहुत ही यूनिक ब्लॉक है, बहुत ही एक यूनिक ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर ही हम नॉन मेटल से मुलाकात करते हैं। नॉन मेटल्स जो होती है उनसे मुलाकात होती है पी ब्लॉक के अंदर। और इसके अलावा आपके जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स, इनसे भी मुलाकात हमारी इसी पी ब्लॉक में ही होती है। तो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इन सबको हम केवल और केवल ओनली पी ब्लॉक में ही एक साथ देख सकते हैं, या हमें ये वहाँ पर मिलते हैं। अगर हम बात करें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की, तो याद होगा आप लोगों को मैंने एस ब्लॉक में बताया था, एस ब्लॉक में बताया था कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये आपको हमेशा की याद रखना है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है उसके क्या होती है, ये
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी का नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स उसका मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसमें बुराई क्या होगी, कम होगी, या बहुत बुरा है तो उसमें अच्छाई कम होगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो जो मेटलिक नेचर होता है, मेटलिक नेचर होता है वो किसी ग्रुप के अंदर, मेटलिक प्रॉपर्टी जो है वो किसी ग्रुप के अंदर, जब भी हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर जो है आपका मेटलिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीसेस होता है, इंक्रीसेस होता है। अगर मेटलिक प्रॉपर्टी ग्रुप में इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो आपका जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी होगा, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, वो क्या होगा, ग्रुप के अंदर डिक्रीज करेगा, ग्रुप के अंदर डिक्रीज करेगा, ठीक है। याद रखना है हमें, नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट्स का किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो डिक्रीज करता है, करेक्ट। और इसके जो हैवी मेंबर्स होते हैं, किसके, किसी भी ग्रुप के जो हैवी मेंबर होते हैं वो ज़्यादातर मेटलिक नेचर में होते हैं। क्या होते हैं वो, ज़्यादातर मेटलिक नेचर के होते हैं। देखिए ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं पी ब्लॉक के वो सब नॉन मेटल हैं, लेकिन नॉन मेटल में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है नॉन मेटलिक से मेटलिक कैरेक्टर के अंदर, इसी से क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमें इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब जो होता है उनमें जो डिफरेंस होता है दैट इज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी वजह से होता है ये सब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा होता है, करेक्ट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता चलता है कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है उसका कैसा बिहेवियर होगा, मीन्स एसिडिक बिहेवियर होगा या उसका बेसिक बिहेवियर होगा, या जो नॉन मेटल होगा उसका जो ऑक्साइड होगा उसका कैसा नेचर होता है। तो ये सब बातें भी हम क्लास जो लास्ट हमारा चैप्टर था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसके अंदर हमने कुछ कॉमन पॉइंट्स की डिस्कशन की थी, ठीक है। याद भी रखना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपसे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एग्जांपल्स देके पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। ये सब अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है, किसी भी ग्रुप का, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो उसी ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ में डिफरेंट होता है, यानी कि उनके जैसा वो नहीं होता है। अब इसके लिए अगर आपसे कारण पूछा जाए तो एक कारण एवरग्रीन रीजन है। पहला रीजन, क्वेश्चन क्या होगा कि वाई द फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप शोज डिफरेंट बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट सेम ग्रुप, ठीक है। तो उसमें आपको फर्स्ट जो रीज़न बताना होता है दैट इज़ ऑलवेज स्मॉल साइज। स्मॉल साइज़ की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इसका स्मॉल साइज होता है इसीलिए वो ऐसा करता है, ओके। और दूसरा देखिए, स्मॉल साइज यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो साइज के ऊपर डिपेंड करती है तो वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उस एलिमेंट के लिए, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है जो कि सिर्फ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के केस में ही एप्लीकेबल होता है, दैट इज एप्लीकेबल इन द एलिमेंट्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। किसमें, हायर एलिमेंट्स में, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये कैसा होता है, किस में होता है, ये हेवियर एलिमेंट्स में। यानी आप ये बोल सकते, अच्छा ये हेवियर और लाइटर एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए ध्यान से देखिए, हम किसी ग्रुप की अगर हम बात करें, किसी ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम किधर जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और इस इंक्रीज की वजह से, ये जो इंक्रीज हो रहा है, इस इंक्रीज की वजह से क्या होता है, जो आपका एलिमेंट है, आपका जो
एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस का जो वेट होता है वो इंक्रीज करता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर उसका जो वेट होता है वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा या जो टॉप वाले एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक मास कम है तो उनको हम लाइटर एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो बॉटम वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हैवियर एलिमेंट्स बोलते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, याद रखना है। तो दूसरा कारण क्या बताया मैंने आपको? पहला कारण है स्मॉल साइज, दूसरा रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक्स। इनके जो हैवियर मेंबर्स होते हैं उनके पास डी ब्लॉक जो है वो प्रेजेंट होता है, और उस वजह से उनका बिहेवियर जो है वो फर्स्ट ग्रुप जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं या जो लाइटर मेंबर्स होते हैं उनके साथ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बताया गया है। आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है, और कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है आपको बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। देयर आर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोरॉन। बोरॉन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम शो करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इसके पास 3d ऑर्बिटल्स जो है वो वैकेंट होता है। किसके पास? एल्यूमिनियम के पास। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए 1s2 2s2 2p1, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ये जंप करा लेता है तो उस कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट में जो आपका बोरॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना लेगा? BF4, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 बॉन्ड बना सकता है। ये BF4 इस टाइप का ये कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। यहाँ पर बोरॉन का कोवैलेंसी कितना है? 4। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है उसके पास में क्या होता है कि वो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ कर सकता है फॉर मेकिंग बॉन्ड। और इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन एल्यूमिनियम जो होता है वो इस टाइप का आयन बना लेता है जिसमें ये 6 बॉन्ड बनाता है। देयर आर टोटल 6 बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, और ऐसे जो है ये जो हुआ हो रहा है इसका रीज़न जो है वो क्या है? दैट इज़ बिकॉज इन एल्यूमिनियम यहाँ पर डी ब्लॉक जो है वो वैकेंट है, और आफ्टर एक्साइटेशन जब अगर इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 3d ऑर्बिटल के अंदर मूव कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए आपसे रीज़न पूछा जा सकता है कि जो पी ब्लॉक के जो हायर मेंबर्स होते हैं वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है, क्यों कर पाते हैं? रीज़न है यहाँ पर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये रीज़न है, साइज का इफेक्ट है एक तो, और एक डी ऑर्बिटल्स जो है उनका अवेलेबिलिटी। और उससे क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है उसमें अगर पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। दोनों में अगर 2 एलिमेंट हैं और दोनों अगर बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अगर उसके पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन दैट टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड पी पाई। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन है, कार्बन खुद के साथ में पाई बॉन्ड बना लेता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ में पाई बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही कार्बन जो है वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। कार्बन जो है वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो नाइट्रोजन की बात कर लीजिए। नाइट्रोजन जो है वो आपस में क्या बना लेते हैं? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। कैसे होता है ये, इसको आप लर्न करने के लिए किसी एक का एग्जांपल देख लीजिए। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6,
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 एंड 2p2, 1s2 2s2 एंड 2p2, 2p आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, p में है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में है, p ऑर्बिटल में है, और ये p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एक और p ऑर्बिटल के साथ मिलकर क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है विद अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा तो सेकंड बॉन्ड पाई, सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट यहाँ पर इसमें और बाकी के बचे हुए जो है वो क्या हैं, पाई बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये तो हो गया सेम एलिमेंट के साथ, जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के साथ ही ऐसा हो, पी पाई बॉन्डिंग मैंने सेम एलिमेंट के साथ साथ में कभी कभी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ में भी क्या कर लेता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और नाइट्रोजन जो है वो खुद ऑक्सीजन के साथ में भी ऐसा काम कर लेता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं सारे के सारे, ये सब क्या हैं, पी पाई बॉन्डिंग का एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन जो ये पाई बॉन्डिंग होती है, ये हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स, उनके अंदर भी क्या होता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती, देखिए डी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डी ब्लॉक के जो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं किसमें, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो उस कंडीशन में वहाँ पर फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से आ सकते हैं, पी पाई डी पाई या डी पाई पाई बॉन्डिंग, ये दो ऑप्शन आ जाते हैं किसके पास, हैवियर एलिमेंट्स के पास। ठीक है, तो यहाँ से इससे आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स जो है वो पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, उनमें जो पाई बॉन्ड बनता है वो ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स, एंड फॉर हैवियर एलिमेंट्स ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अब देखें, इसके बाद में स्पेसिफिक बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 13। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स की स्पेशल बातें। अभी तक जो हमने बात की है वो सब कॉमन बातें हैं। ठीक है, यस, ग्रुप नंबर 13, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है, उस ग्रुप के नाम पर उस ग्रुप के मेंबर्स को फैमिली नाम दिया जाता है। इसके मीनिंग क्या हो गया कि ग्रुप नंबर 13 के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोरॉन फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। फर्स्ट मेंबर बोरॉन है। बात करें अगर हम बोरॉन की, तो बोरॉन तो एक नॉन मेटल है, पता है हमें सबको। बोरॉन क्या है, एक नॉन मेटल। बोरॉन इज ए नॉन मेटल। नेक्स्ट बोरॉन के बाद में जो नेक्स्ट मेंबर है हमारा वो है एल्यूमिनियम, दैट इज प्योरली मेटल, 100% मेटल है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, एक 100% मेटल है, लेकिन बोरॉन के जैसी प्रॉपर्टी तो शो करेगा ये। क्यों, क्योंकि बोरॉन के ग्रुप का मेंबर है। गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें तो ये भी क्या है, ऑलमोस्ट गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये तीनों भी क्या है, ऑलमोस्ट मेटल्स हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, मेटल्स के जैसी होती है, तो इसलिए इनको भी हम बोलेंगे मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बोरॉन की अगर हम बात करें, अकरेंस कहाँ कहाँ पे अपने को बोरॉन मिल सकता है, किस फॉर्म में मिलता है, तो बोरॉन सबसे इम्पोर्टेंट है। बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स जिनकी हम बात करते हैं तो उसमें आता है बोरेक्स आता है, और इसके अलावा आता है इसमें ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स। एक और इम्पोर्टेंट है कार्नाइट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय कार्नाइट ऑफ बोरॉन। तो नाम से तो नहीं पता चलता कि भाई ये बोरॉन का कोई है, तो जब नाम से कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है तो इसको रटना ही पड़ेगा। इवन इनके जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंडिया में अगर इसकी प्रेजेंस की बात की जाए कि ये कहाँ मिलता है इंडिया में, तो इंडिया में दो ही इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर ये मिलता है। फर्स्ट वन इज़ पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ पर है, लद्दाख, दैट इज़ नाउ एडेज ए
यूनियन टेरिटरी, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो था हमारा उसका एक पार्ट था, बट नाउ इट इज इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, इसको बाइफर्केशन किया जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है सांबर लेक, दैट इज प्रेजेंट इन राजस्थान। बोरोन की परसेंटेज की बहुत ही कम होती है, बोरोन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, याद रहे तो ठीक है, याद नहीं रहे तो भी ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम वह बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल है ये, हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल। लेकिन अगर एलिमेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्या ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है? नहीं, इसका नंबर आता है थर्ड एलिमेंट है ये बाई मास, थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। बाई मास, ध्यान रखिएगा, बाई मास, तो उसमें आता है आपका नंबर बाई मास में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन आता है नंबर 1, ठीक है। एंड आफ्टर ऑक्सीजन द नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन, ओके। एल्यूमिनियम के जो मेटल के जो कुछ कंपाउंड्स हैं तो उनमें सबसे फेमस जो आता है वो है क्रायोलाइट। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्रायोलाइट जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम का एक फेमस और है, ठीक है, क्रायोलाइट। और इसी के जैसा एक और इम्पोर्टेंट है बॉक्साइट। दोनों के ही केमिकल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और दिस केमिकल फॉर्मूले जो है वो आपकी बुक में प्रेजेंट है, फिर भी आपको इनको याद रखना है। अगर एल्यूमिनियम की प्रेजेंस की बात करें कि इंडिया में कहाँ पर मिलता है ये, तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, दैट इज़ MP, कर्नाटका, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर, गैलियम, जम्मू एंड कश्मीर, ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर ये मिलता है। इन तीनों की बात करें तो ये तीनों ही जो है वो इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। अब जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है तो उनकी हम बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी क्वांटिटी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इनके बारे में कोई स्पेशल बात की जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में अब आते हैं हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसमें आता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली अभी किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ग्रुप 13 के मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो होता है NS2 NP1, NS2 NP1। ये ग्रुप फर्स्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1। अब मेंबर्स तो हमें पता ही है, ये सारे मेंबर्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये मेंबर्स हैं बोरॉन फैमिली के, ठीक है। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम जो होते हैं उनका जो इनर ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनर, वो नोबल गैसेज के जैसा होता है, ठीक है। गैलियम और इंडियम जो है उनकी बात करें तो उनके पास भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन तो है इनर कोर में, लेकिन साथ में उनके पास d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है इनके पास। और हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसमें जो ग्रुप नंबर थैलियम वाली जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो थैलियम के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, और साथ में d जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और इस कॉम्प्लिकेशन से क्या होता है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है उसकी जो केमिस्ट्री होती है वो भी क्या होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम बात करते हैं एटॉमिक रेडाई या एटॉमिक रेडियस बोल दीजिए, या एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरली एटॉमिक रेडाई के बारे में हमें पता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एक एक सेल इंक्रीज करता है, एक एक सेल इंक्रीज करेगा तो हमें पता है कि इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, और जनरली करती भी है। जनरली डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जनरली एटॉमिक साइज जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है,
इंक्रीसेस डाउन द ग्रुप। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है गैलियम और एल्यूमिनियम में, गैलियम एंड एल्यूमिनियम। अगर आप इसके बात करें तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए गैलियम का, होना चाहिए, गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ जो गैलियम होता है उसकी कम होती है एल्यूमिनियम से। अब इसके लिए रीज़न क्या होगा, इसके लिए रीज़न आपको याद रखना है कि गैलियम जो है, उस गैलियम के केस में जो अब जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। गैलियम के अंदर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स 3D में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 3D इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम करते हैं या कम शो करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम शो करते हैं, इसलिए ऐसा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो एडिशनल जो 10D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही कम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं और उस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है वो गैलियम के केस में ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से एटॉमिक रेडियस जो होती है गैलियम की वो कम होती है विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। यानी कि गैलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, ज़्यादा खींच लेता है अपनी तरफ, और ज़्यादा खींचने की वजह से क्या होता है, गैलियम की जो एटॉमिक रेडाई होती है दैट इज इक्वल टू 135 pm। एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडाई जो है 143 pm, इसके कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट जो है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शील्डिंग भी बोलते हैं, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इसके बाद में नंबर 3, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, देखिए सिंपल सा है, किसी एटम में से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड इन किलोजूल पर मोल आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस के अंदर जैसा चेंज होता है, जैसा वेरिएशन आता है, उसके ऑपोजिट यहाँ पर भी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में चेंज आता है। हमें पता है एटॉमिक रेडाई जनरली एटॉमिक साइज होती है वो इंक्रीजेस होती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, डिक्रीजेस। क्या ये जो इनका ट्रेंड है ये हमेशा होता है ऐसा, तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे बहुत सारे एक्सेप्शन, यानी कि ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, जैसे पहला एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम और गैलियम में। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम की जो साइज़ थी, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज़ में हमें यहाँ पर क्या मिला था, एक एनोमेली मिली थी, और वो एनोमेली रेस्पॉन्सिबल है आयनाइजेशन की एंथैल्पी की जो वैल्यूज़ होगी उनके लिए भी, ठीक है। और अगर हायर एलिमेंट्स की बात करें तो जो इंडियम और थैलियम है वहाँ पर भी ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो वहाँ पर रीजन जो होगा वहाँ पर होता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स और F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो बहुत ही पुअर होती है। आपको याद रखना है S इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है P का ज़्यादा होता है D से, और D का ज़्यादा होता है F से। ये है इनका स्क्रीनिंग का कैपेसिटी या स्क्रीनिंग की स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पीज के ऑर्डर, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो हमेशा की तरह वही होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे ज़्यादा, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे ज़्यादा, ओके। यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करेंगे किसी एटम में से तो आपको और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो इनका सम होता है आयनाइजेशन, फर्स्ट जो 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उनका जो सम होता है वो जो है उस एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। चलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी,
अब देखिए इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसके बारे में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी। देखिए जितने भी ये जो प्रॉपर्टीज़ है या जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए हमें पता है कि जैसा एटॉमिक साइज के साथ होता है उसका रिवर्स, उसका ऑपोजिट जो होता है वो यहाँ पर ट्रू होता है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो जनरली क्या करती है? डिक्रीज करती है। लेकिन क्या एटॉमिक साइज का वेरिएशन रेगुलर है? नहीं है। तो जब एटॉमिक साइज का रेगुलर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होती है? पहले डिक्रीज करती है, बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जाते हैं तो जो En है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है, करनी भी चाहिए। लेकिन उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद में जब आप आगे जाते हो Ga बोले तो गैलियम, एल्यूमिनियम के बाद वाला जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है? गैलियम। तो वहाँ पर आप जब देखते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। ये सब जो हैं इनका रीज़न क्या होगा? एक ही रीज़न है, एटम की जो साइज होती है उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये कहानी है कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स की जो फिजिकल जो एक सिंपल से पैरामीटर्स होते हैं किसी एलिमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके साथ में फिर इन एलिमेंट से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो इनसे रिलेटेड हो सकता है उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।